नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एस्कॉर्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 9% क्रैश होता हुआ नजर आया, भारी गिरावट देखने को मिली। तो इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वो रीज़न जान लेते हैं कि स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली। तो ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं आई है कि जिसके कारण स्टॉक इतना ज़्यादा गिरना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक टेक्निकल रीज़न है। तो ये रीज़न क्या है ये मैं आपके साथ चार्ट पर डिस्कस करना चाहता हूँ। हमें यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि कई महीनों तक स्टॉक 1800 के लेवल पे सस्टेन कर रहा था, नीचे जाता था तो वहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाता था। रीज़न क्या है? क्योंकि कुबोटा ग्रुप जो कि एस्कॉर्ट्स के साथ कई सालों से काम कर रही है, एक जापानीज कंपनी है जो ट्रैक्टर ही बनाती है, वो अपना स्टेक एस्कॉर्ट्स में बढ़ाना चाहते थे। तो 2000 के प्राइस पे उन्होंने ओपन ऑफर डिक्लेयर किया था, इसीलिए स्टॉक में हमें कोई ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी। और कैसी भी मार्केट कंडीशंस हो, ये स्टॉक आपको हायर लेवल पे सस्टेन होता हुआ नजर आता था। लेकिन जैसे ही ओपन ऑफर खत्म हो गया तो उसके बाद स्टॉक के पास कोई रीजन नहीं था कि स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो। तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें कुछ ही टाइम में 1600 तक आता हुआ नजर आया, लेकिन वहां से हमें एक अनयूजुअल मूवमेंट देखने को मिला। स्टॉक कुछ ही दिनों में वापस 1900 तक पहुंच गया। काफी ज्यादा अनयूजुअल मूवमेंट था। लेकिन देखिए, जब मार्केट में तेजी होती है तो ज्यादा हम लोग रीजन ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैंने भी पर्सनली ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर हम प्राइस देखेंगे फ्यूचर्स का, तो हमें पता चलेगा कि अनयूजुअल मूवमेंट जो हमें स्टॉक प्राइस में कैश मार्केट में देखने को मिला, वो फ्यूचर्स में देखने को नहीं मिला था। कल स्टॉक का प्राइस 1900 का लेवल था, जबकि फ्यूचर्स में हमें 1600 का लेवल देखने को मिला। तो प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस होता है, 10-20 रुपए ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गैप यहाँ पर देखने को मिलता है। 15-20% का गैप है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी इतना ज़्यादा गैप होता है, या तो कैश मार्केट को गिरना पड़ेगा या फिर फ्यूचर्स मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस केस में हमें कैश मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था। इसके पीछे का लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपके पास एस्कॉर्ट्स के लॉट में शेयर्स हैं, ये एफएनओ में ट्रेड करता है तो इसका एक लॉट होता है। आपके पास एक लॉट के शेयर्स हैं, कैश मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आपने देखा कि फ्यूचर्स मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 1600 रुपए और कैश मार्केट में चल रहा है 1900 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो यहां पर आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि मेरे पास ये कैश मार्केट में पड़े हुए हैं, 1900 पे मैं बेच देता हूं और फ्यूचर्स अभी के अभी खरीद लेता हूं। एट लास्ट एक्सपायरी के दिन तो दोनों प्राइस सेम हो जाएंगे। तो जब एक्सपायरी पे दोनों प्राइस सेम हो जाएंगे, अप्रैल के जो फ्यूचर्स है वो मैं काट दूंगा और कैश मार्केट में वापस खरीद लूंगा, कुछ किए बिना, बिना रिस्क के। मुझे यहां पर 300 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही रीजन है जिसके कारण हमें यहां पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बाकी कोई रीजन मुझे तो नजर नहीं आता है। अगर आपको नजर आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसा सेम केस हमें लास्ट या फिर उसके लास्ट महीने हमें इंडिया मार्ट में भी देखने को मिला था। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी से 81.7% का रेवेन्यू आता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 11.1%, रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन से 6.8%। तो मेजर फोकस तो आपको एग्री मशीनरी पे ही ज्यादा नजर आता है, यानी कि ट्रैक्टर से ही ज्यादा रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें, एग्री मशीनरी प्रोडक्ट से 90.8% का कंट्रीब्यूशन है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 2.4% और रेलवे इक्विपमेंट से 6.8%। कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात करें, 77% एग्रीकल्चर से हैं, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से 14%, रेलवे से 8% और अदर्स है 1%। तो मेजर इनका जो बिजनेस है ट्रैक्टर से ही आता हुआ नजर आता है। आपको पता ही होगा ये बाकी सारे भी बड़े बड़े क्रेन्स बनाने का भी काम करते हैं। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 95.1% का रेवेन्यू आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4.9%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 17% है, आरओसी 22% है, जो कि अपने एवरेज से ज़्यादा है, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.5% है। आप देख पाएंगे 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब है कंपनी अपने मार्जिन को सुधार पाई है, ये अच्छी बात है। मार्जिन भी बढ़ने चाहिए। डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। जनरली ऑटोमोटिव कंपनीज होती हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, कर्जा देखने को मिल जाता है क्योंकि पैसा चाहिए काम करने के लिए, लेकिन यहां पर कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है।
कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में हमें एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है, बीच में ऑफकोर्स गिरावट भी होती है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ नजर आई है। यहां पर आप देख सकते हैं जब मार्जिन सुधरते हैं तो प्रॉफिट की स्पीड से ऊपर जाता है। यहां पर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, रेवेन्यू में कोई बड़ा जंप नहीं हुआ है लेकिन सेम पीरियड में आप प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देख सकते हैं। रीजन क्या है? मार्जिन हमें बेहतर होते हुए नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 28.1%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8.16%, अदर डीआईए नेग्लिजिबल है। एफआईआई 15.5%, रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 48.09% की हिस्सेदारी है। लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम के अमाउंट का होता है तो वो 12% है। अभी ये बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 16.7% तो कुबोटा ग्रुप के पास है, 5-6% के आसपास राकेश झुनझुनवाला के पास दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल अदर कैटेगरी में भी आपको स्ट्रॉन्ग हैंड से दिखाई पड़ते हैं। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें 23 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 34% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 21% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 26% की गिरावट बताई जा रही है। तो ये 2300 का लेवल और ये 1300 के आसपास का लेवल अचीव हो सकता है, नहीं हो सकता, हम चार्ट पर देखेंगे। 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 30 का पी रेशियो है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। फेयर वैल्यूएशन डिसेंट वैल्यूएशन हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने 1600 के लेवल से 200 डेज के मूविंग एवरेज से एक अच्छा बाउंस दिखाया लेकिन स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आया। रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। डेली आरएसआई 42 का लेवल है, स्ट्रेंथ हो गया था लेकिन वापस हमें ये वीक होता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाती है। ऑटो स्टॉक है तो ये इसके लिए नॉर्मल भी हो जाता है। जनरली 50 वीक्स का मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट देखने को मिला है, तो ये लेवल फिलहाल ऑलरेडी एक टाइम एज ए सपोर्ट देखने को मिला है, वहाँ से बाउंस आया लेकिन वापस तेज़ी से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो अभी पहले जितना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी यहां पर थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर सेम सपोर्ट 2-3 बार हो जाता है तो सपोर्ट वीक हो जाता है और ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं और सेम ब्रेकआउट में भी होता है, रेजिस्टेंस में भी होता है। वीकली आरएसआई 47.58 का लेवल है, 40 के आसपास एक अच्छा लेवल हमें पास्ट में भी देखने को मिला है जहां पर ये सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल भी उसी रेंज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस देख सकते हैं 1900 का लेवल है जो कि ऑल टाइम हाई है। जब तक यहाँ पर अभी फिलहाल जो प्राइस एक्शन बना हुआ है उस हिसाब से जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता है तब तक हमें शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी करने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करें 1470 के आसपास का सपोर्ट है, राउंड फिगर हम 1500 का लेवल कंसिडर कर सकते हैं। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले भी यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लेके स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। इस हिसाब से भी ये 1500 के आसपास का जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। वाइड है, बीच में ऑफकोर्स एक लेवल है, यहाँ पर 1600 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए रेंज था तो रेंज का हायर लेवल और लोअर लेवल दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये लेवल पहले भी एज अ सपोर्ट देखने को मिला है, तो अब ये थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपने यहाँ पर 1600 पे खरीदा है तो ओके, अच्छे प्राइस पे आपने खरीदा है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल 1500 के प्राइस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, 1500 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं और वहां पर हम मिड टर्म के लिए पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अभी कोई यहां पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, कोई ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास भी नहीं है, रेजिस्टेंस से भी दूर है, सपोर्ट से भी दूर है, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 1500 के आसपास एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। मैं यहाँ पर 1500 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1600 तो आ ही सकता है क्योंकि अभी भी फ्यूचर्स के प्राइसेस 1600 के आसपास ही चल रहे हैं, तो वो एडजस्ट करने के लिए भी आपको स्टॉक 1600 के करीब आता हुआ नजर आ सकता है। और 1500 का लेवल क्यों आएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्यों आ सकता है, ऑफकोर्स गारंटी किसी बात की नहीं है। तो ये लेवल अभी वीक हो चुका है तो थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे ही हमने देखा कि स्टॉक एक वॉलेटाइल स्टॉक है, यहाँ पर आपको बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। स्टॉक के लिए 20-25% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ये स्टॉक हमें नॉर्मली दे देता है।
कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें अच्छे नज़र आते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें डिसेंट नज़र आता है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें वो थोड़ा सा कम नज़र आता है, 28% के आसपास है। DIS का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नज़र आया, वैल्यूएशन भी हमें डिसेंट नज़र आते हैं, बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स हमें फिलहाल थोड़े से वीक नज़र आते हैं। आज जो गिरावट देखने को मिली है, कैंडल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा, ऑफकोर्स 9% की गिरावट हुई है, तो बड़ी कैंडल रहेगी तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। FIS का स्टेक भी हमें गिरता हुआ नज़र आया और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहाँ पर बियरिश चल रहे हैं और उनके जो लेवल्स थे, हायर साइड पे भी जो लेवल थे वो 2200 का लेवल था, तो वो आना भी एक साल के लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी कोई बता नहीं सकते कि वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। पहले तो 1900 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और लोअर साइड पे जो हमने देखा था 1300 1400 के लेवल्स, उसके लिए 1500 का टूटना ज़रूरी हो जाता है। तो फिलहाल जब तक इस रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है तब तक हमें ना ही अपर साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ना ही लोअर साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो और मिड टर्म के लिए तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी हवा में चल रहा है। जब भी रेजिस्टेंस से दूर है तब भी अवॉइड कीजिए, या सपोर्ट के भी दूर है तो अवॉइड कीजिए। सपोर्ट के आसपास छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों ही सिनेरियो यहां पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 1500 के आसपास खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।